तो हेलो गाइस, माउंट साइडर के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई एम रियली सॉरी वीडियो इतनी ज़्यादा डिले हो गई। एक्चुअली एक और नए चैनल की अनाउंसमेंट है एंड आप सोच रहे होगे कितने चैनल्स बनाऊंगा मैं, बट यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, अभी हम वीडियो के टॉपिक की तरफ ध्यान रखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक व्हाट इफ आई से कि मैं आप लोगों को आज एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि जिंदा तो था लेकिन अंदर ही अंदर रोज मर रहा था। हर दिन उसकी बॉडी खुद में डिकम्पोज हो रही थी बिकॉज रेडिएशन इतनी ज़्यादा एब्जॉर्व कर ली थी उसकी बॉडी ने कि जो उसकी हालत हो गई थी ना, लाइक लोगों से देखी नहीं जा रही थी। ये तक बोल रहे थे लोग कि प्लीज इसे मार कर इसे आसान जिंदगी दे दो। एंड जब बात इतनी ज्यादा भयानक हो जाए तो समझ जाओ कि टॉपिक कितना ज्यादा क्रेजी होने वाला है। सो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना एंड जो अनाउंसमेंट है उसको भी ध्यान से जरूर सुनना। हिसाची ओइची नाम का एक पर्सन था जो कि एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर काम किया करता था। एंड एक दिन कुछ ऐसा होता है हाई लेवल्स ऑफ रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर। एंड ये जो एक्सीडेंट था ये सिर्फ हिसाची के लिए ही सबसे ज्यादा भयानक नहीं था, ये हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक न्यूक्लियर एक्सीडेंट काउंट करा जाता है। एक नॉर्मल सा न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर काम करने वाला इंसान जो कि अपनी बस रोजाना की जिंदगी एंड घर पे रोटी के लिए वहां पर काम करता होता था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 83 डेज तक वो अपनी जिंदगी लड़ता रहा। एंड ऐसे वैसे नहीं लड़ता रहा, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी लाइक यू विल फील सो मच ग्रीफ अबाउट दैट मैन कि हो सकता है कुछ लोगों को तो रोना ही आ जाए। कहानी है 1999 सितंबर 30 की। जापान के अंदर टोकाइमुरा न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट करके एक प्लांट था। एंड इस पर्टिकुलर डे के अंदर हिसाची ओविची, मसाटा शिनोहारा एंड देयर सुपरवाइजर युकाटा योकोहावा वहां पर मौजूद थे। एंड उनका काम था वहां पर यूरेनियम मटेरियल्स को हैंडल करना। एंड वो अपने इस यूजुअल काम के लिए प्रिपेयर ही कर रहे थे। एंड आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो यूरेनियम मेटल के साथ में प्ले कर रहे थे ये बहुत ज्यादा डेंजरस था, लाइक बहुत ही ज्यादा डेंजरस। लाइक एक हल्की सी भी गलत मूव एंड ओ माय गॉड आई कांट इवन टेल यू कि आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। देखो आज के टाइम में ये चीजें काफी कम हो गई हैं, लेकिन अभी के टाइम में भी हमें पता है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर जैसा जो है चलता है कल्चर अभी भी, है ना। एंड पहले के टाइम में तो ये चीजें और भी काफी ज्यादा होती थी। एंड जापान के अंदर तो उस टाइम पर काफी ज्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर था, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके रखते थे जॉब वाले लोगों को, खासकर ऐसे लाइक गवर्नमेंट टाइप्स की जॉब्स होती थी ना, इसमें तो पूछो ही मत कि क्या हाल कर देते हैं लोगों की। एंड इसी वजह से हिसाची ओउची एंड उसके जो कॉलीग थे वो बहुत ही ज्यादा लाइक टाइट डेडलाइंस के ऊपर चल रहे थे अपने काम की वजह से। एंड ऐसा नहीं है कि उनकी कोई गलती थी या वो धीरे कर रहे थे, बस कंपनीज के लालच के चक्कर में इनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था, ज्यादा काम करना पड़ रहा था। बट द थिंग इज कि इस काम को करने के लिए ये लोग कॉर्नर्स कट करने की कोशिश कर रहे थे जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है ऐसे काम के अंदर। इस काम में तो लाइक पूरी सेफ्टी रखो ना, लेकिन जापान के अंदर इस चीज का ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था। वहां के वर्कर्स को ये लोग ज्यादा कुछ मानते ही नहीं थे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ऐसी चीज के बारे में बताना चाहता हूं जिसका यूज करके आप अपनी सेविंग्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी बिना किसी एफर्ट्स के लिए। एंड उसके लिए चाहिए आपको सिर्फ आपका फोन जो कि आपके जस्ट अभी हाथ में ही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अपनी फेवरेट गेम के बारे में जिसको खेल कर मैं अक्सर ऐसा करता रहता हूं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सिंपली वन विन ऐप के अंदर जाना है। एंड ऐप ओपन करते मैं देखता हूँ कि डेविड वार्नर भी इनके साथ में कोलैब कर रहे हैं, विच इज जस्ट क्रेजी। अब आपको साइन अप वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपना फोन नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड डालना है, एक अच्छा सा पासवर्ड बनाना है। तो ये चीज मैं एक बार फटाफट से कर लेता हूं। यहाँ पर आपको प्रोमो कोड के अंदर मेरा प्रोमो कोड प्रोमो यूज करना है, PROMO। एंड अगर आप मेरा प्रोमो कोड PROMO यूज करोगे तो आपको गेम की तरफ से सीधा 5000 रुपये मिलेंगे। तो ये प्रोमो कोड जरूर यूज करना। दोस्तों अकाउंट बनाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी अमाउंट को रिप्लेनिश करना होगा। तो सिंपली आपको डिपॉजिट बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। एंड मेरे फेवरेट वैसे पेटीएम एंड गूगल पे है, बट आप कोई भी अपनी चॉइस का यूज करके अपने अकाउंट को रिप्लेनिश कर सकते हो। दोस्तों इस सारे प्रोसेस को खत्म करने के बाद सिंपली आपको लकी जेट गेम को ढूंढना है जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम है इस पूरी ऐप के अंदर। एंड ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट इसलिए बिकॉज इस गेम के अंदर आपको कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं, आपको सिंपली पायलट के उड़ जाने से पहले अपने पैसे कलेक्ट करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार 1000 लगा देता हूँ। अब मेरी बारी शुरू हो जाएगी। सो लेट्स सी कि अपना लक कैसा रहता है। तो मैंने यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक कर दिया एंड आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली पैसे आ भी चुके हैं।
एंड दोस्तों मेरा प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आपको मिल सकता है पूरे 500 तक का डिपॉजिट बोनस अपने पहले डिपॉजिट के ऊपर। सो हरी अप गाइस, अपने बोनस को भी क्लेम कीजिए पिन कमेंट में दिए गए लिंक के थ्रू। ये जो टाइम है ना 1919 के आसपास का, उस टाइम पर जापान के अगर आप जाके रिसर्च करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा रिलाई करते थे फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर, पेट्रोल वगैरह जैसी चीजों के ऊपर। एंड जैसे जैसे जापान को दिख रहा था कि वो एक्सपैंड हो रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट एंड वहाँ के जो बड़े लोग थे उन्होंने ये पहले ही सोच रखा था हमारे खुद के रिलायबल एनर्जी सोर्सेज चाहिए होंगे, इन इंपोर्ट्स पर हम पूरी लाइफ नहीं गुजार सकते हमारे देश की। एंड वर्कर्स लाइक हिसाची ओविची के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है बिकॉज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। एंड लिटरली इस टाइम पर इतना ज्यादा प्रेशराइज हो रहे थे ना ये टाइप के लोग, वर्क लेबर एंड ऑल स्टफ, कि कितने सारे सुसाइड केसेस सामने आए थे, कितने सारे लोग डिप्रेशन में जा चुके थे। एंड न जाने कितने सारे लोग बस सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे थे, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे अपने जॉब से। द टोकाई न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जापान का पहला अपना खुद का न्यूक्लियर पावर प्लांट था। एंड इसके अंदर यूज होने वाला फ्यूल वो टोकाई मूरा न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर से आता होता था। एंड ये जो फैसिलिटी थी ना, ये जापान की न्यूक्लियर फ्यूल कन्वर्जन कंपनी करके एक कंपनी थी, वो रन करती होती थी। जो टोकाई मूरा वाला प्लांट था ये कंपनी JCO रन करती होती थी। टोकाई मूरा के अंदर बेसिकली जो वर्कर्स थे वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को काफी ज्यादा रिच मात्रा वाले यूरेनियम डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते होते थे। लेकिन इस कंपनी के अंदर जो लैक ऑफ वर्कर नॉलेज एंड लैक ऑफ वर्कर सेफ्टी वाले जो मेजर्स लिए जा रहे थे जस्ट टू मेक एवरीथिंग फास्टर, वो बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस साबित होते हैं। सितंबर 30, 1999 इस फेटफुल दिन के दौरान में हुआ क्या था कि हिसाची एंड उसके जो कॉलीग्स थे वो अपना दिन एकदम एज यूजुअल नॉर्मल बिगिन करते हैं, कुछ भी अलग नहीं हो रहा था। एंड इस टोकाई मूरा प्लांट के अंदर टेक्नीशियंस की एक और भी बहुत ज्यादा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जो यूरेनियम मिक्सिंग के लिए यहाँ पर जो 3 स्टेप्स क्रूशियल है वो बहुत अच्छे से फॉलो होने चाहिए। लाइक यहाँ पर तो देयर इज आनाकानी है ही नहीं। देखो अभी जो 3 स्टेप्स थे ना, ये लाइक मैं पूरा एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक सी वीडियो लगने लगेगी। इसके अंदर सबसे पहले इनका कोई डिसोल्यूशन टैंक होता था, वहां पर जो ऑटोमेटेड सिस्टम होता था वो 5% एक कॉन्सेंट्रेशन मिक्स करता होता था। वो 5% जो कॉन्सेंट्रेशन होता था वो होता था यूरेनियम पाउडर एंड नाइट्रिक एसिड का। देन जो मिक्सचर होता था इसे सेकंड टैंक के अंदर ट्रांसफर करा जाता था। एंड वहां पर इस वे में ट्रांसफर करा जाता था कि इस मटेरियल की वजह से जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो सकता है वो ना हो। एंड देन थर्ड स्टेज आ जाती है, थर्ड स्टेप आ जाता है। थर्ड टैंक में जब ये मिक्सचर जा रहा होता है ना तब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है बिकॉज इस मिक्सचर के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। एंड इस हीट को रिमूव करने के लिए एक वाटर जैकेट नाम की टेक्नोलॉजी यूज होती है जो कि टैंक के अराउंड में रिवॉल्व करता है, उसे ठंडा करता रहता है ताकि वो हीट बहुत ज्यादा हाई लिमिट पर आकर एक्सप्लोड ही ना हो जाए। एंड इस फाइनल स्टेप के अंदर लास्ट मिक्सिंग की स्टेज पूरी हो जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये सब चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज सारी की सारी प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू हो जाती है। ये जो मिक्सचर है ना, इससे फ्यूल रॉड्स करके छोटे छोटे ऐसे पैलेट से बनाए जाते थे एंड बाद में यही पैलेट न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज करे जाते थे एंड इसी से ही एनर्जी कन्वर्ट होती थी। बट बिकॉज JCO ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपने शेड्यूल से पीछे चल रही थी एंड उन्हें दिख रहा था कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है, तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रोसेस ही ऑल्टर कर दिया। लाइक एक्सीडेंट से करीब 3 साल पहले की बात है। उन्होंने अपना प्रोसेस तेज करने के लिए क्या किया, जो यूरेनियम वाला मिक्सचर था उसे इस ऑटोमेटेड सिस्टम में डालने की जगह जो मिक्सिंग करने का तरीका है, उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट इसे एक स्टील की बकेट में ही मिक्स कर लिया जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड ऐसा ही हो रहा था काफी टाइम से। सोचकर देखो, इतना हाईली रेडियो एक्टिव पावरफुल मटेरियल आप ओपनली एक स्टील की बकेट में मिक्स कर रहे हो। लाइक व्हाट द हेल कंपनी वाज थिंकिंग। बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कंपनी की उनके एम्प्लॉयज का क्या होगा, उनकी जगह का क्या होगा। उन्हें अब इनकी एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए काम तो ज्यादा करना ही पड़ रहा था, लेकिन काम भी इस मैनर में करना पड़ रहा था कि उनकी जिंदगी को हर सेकंड, हर मिली सेकंड खतरा था। एंड एक फैक्ट जो कि लाइक क्रीपी नहीं था, डिस्टर्बिंग ही था एंड दिखाता है कि कंपनीज को कितना फर्क पड़ता है अपने एम्प्लॉयज से, वो ये था कि काम को और ज्यादा एफिशिएंटली एंड जल्दी करने के लिए उन्होंने कहा अपने वर्कर्स को कि तुम हमारे दी हुई जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है ना, रेडिएशन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, वो भी मत पहनो, मस्त आओ अपना कैजुअल को एंड फटाफट काम करके जाओ। एंड ये वही मोड था जब चीजें बहुत ही ज्यादा डेंजरस टर्न लेना शुरू कर देती हैं। अप्रोक्सीमेटली सुबह के 10:35 के अराउंड
में, बिल्कुल अनअवेयर इस डेंजर से कि उनके साथ में कुछ ऐसा होने वाला है। हिसाची ओउची एंड शिनोहारा जो उनके कलीग थे, वो एक स्टील के बकेट में ये मिक्सचर पोर करना शुरू कर देते हैं एज यूजुअल। वो इस यूरेनियम मिक्सिंग कंसंट्रेशन की लिमिट को 7 गुना से एक्सीड कर जाते हैं। हिसाची ओइची जो है वो पोर कर रहा था इस मिक्सचर को एंड उसके नीचे शिनोहारा खड़े थे एंड इनका एक तीसरा कलीग भी था योकोहावा, जो कि उस रूम में ही मौजूद फार्म एक डेस्क अवेलेबल था, वहां से बैठकर ये सारा प्रोसेस देख रहे थे। हिसाची ओउची थोड़ा अपनी बॉडी को लीन करके ये मिक्सचर अंदर डाल ही रहे थे स्टील बकेट के कि इतने में ही अचानक से गैमा रेडिएशंस, हाई लेवल ऑफ गैमा रेडिएशंस वाले अलार्म पूरी फैक्ट्री के अंदर बजना शुरू हो जाते हैं। एंड यहाँ पर इन तीनों एम्प्लॉयज को भी समझ आ गया था कि इनसे कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती जरूर हो गई है एंड डेफिनेटली यहाँ एक न्यूक्लियर चैन रिएक्शन शुरू हो गया है। एंड उन्हें ये चीज इसलिए पता चली बिकॉज इस मिक्सचर के अंदर से अब एक बहुत ज्यादा हाई कलर्ड ब्लू लाइट एमिट हो रही थी एंड इस लाइट को चेरेनकोव नाम भी दिया गया है। एंड इस ब्लू लाइट के बाद में जो अमाउंट ऑफ गैमा रेडिएशन फैली है कमरे के अंदर, वो सिंपल भाषा में सीधा सीधा बोलूं तो इट वाज जस्ट लीथल। अब इस डेंजरस काम करने वाले लोगों की जो वो होती है 20 से लेके 50 मिलीसीवर्ट्स के आसपास में, जो कि 1 साल की होती है। लेकिन ये जो तीनों कलीग थे, इन्हें पता है कितनी कितनी मिलीसीवर्ट्स रेडिएशन एक साथ एब्जॉर्व करने के लिए मिल गई थी। हिसाची ओइची जो कि सबसे पास थे उस कंटेनर के, उनकी बॉडी ने अराउंड 17,000 मिलीसीवर्ट्स ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्व करी थी। शिनोहारा की बॉडी ने करीब 10,000 मिलीसीवर्ट्स एंड योकोहावा जो कि थोड़ा सा दूर खड़े थे मौजूद में अपनी डेस्क पर, उनकी बॉडी ने अराउंड 3,000 मिलीसीवर्ट्स एंड ये तीनों ही लीथल डोज हैं। लेकिन हिसाची ओइची का तो जब ये एक्सपोजर हुआ उसके बाद से ही बहुत ज्यादा बुरा हाल होना शुरू हो गया था। सबका ही हो रहा था लेकिन हिसाची ओइची का तो केस ही डिफरेंट है। वो फटाफट से डीकंटामिनेशन रूम के अंदर जाते हैं एंड वहां पर जाने के बाद में ही उन्हें बहुत ज्यादा उल्टी आने लगती है एंड उल्टी करते ही वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाते हैं नीचे। एंड जो बाकी के 2 एम्प्लॉयज थे उन्हें बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उन्हें बहुत ज्यादा नोजिया फील हो रहा था एंड वो भी लाइक अपनी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे अपनी शरीर से लूज करते जा रहे थे। जब इस फ्यूल पावर प्लांट को पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफी फैल चुकी है, तब बाकी के जो एम्प्लॉयज थे उन्हें यहाँ से एम्प्टी करना शुरू कर दिया था। वो इन तीनों लोगों को इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजिकल साइंसेज जो कि वहाँ के चीबा शहर में मौजूद थी वहां पर ले जाते हैं। लेकिन जब वहां पर हिसाची ओउची को एनालाइज करके उन्हें समझ आता है कि ये केस उनके लेवल से तो एकदम बाहर है एंड इतने टाइप का एक्सट्रीम केस उन्होंने नहीं देखा, तो हिसाची ओउची को टोक्यो हॉस्पिटल नाम के हॉस्पिटल में जो ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पर और भी काफी ज्यादा हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल थे जो उसकी शायद मदद कर सकते थे। बट प्रॉब्लम यही है कि इन लोगों को ये चीज रियलाइज करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है कि इस टाइम पर तो हिसाची की मदद भगवान भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, एक चैनल के अनाउंसमेंट की मैंने आप लोगों से बात करी थी एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो इतनी लेट हो गई, लेकिन मैं न्यू चैनल पर काम कर रहा था, उसके कंटेंट वगैरह लिखने में बिजी था, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल पाया। एंड न्यू चैनल का नाम है माउंट ग्रिम। अब अपनी माउंट सीरीज की पूरी फैमिली बन गई है यूट्यूब पर, माउंट ब्लैक, माउंट साइडर, माउंट ग्रिम, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों को मेरी वीडियो इतनी ज्यादा पसंद है। माउंट ग्रिम के ऊपर अपने को और भी ज्यादा डार्क कंटेंट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी वहां पर एक वीडियो पोस्ट कर दी है जो कि जापान के यूनिट 731 में हुए बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है एंड वो तो जस्ट एक ट्रेलर है कि उस चैनल पर क्या क्या आने वाला है। माउंट साइडर पर भी कंटेंट आता रहेगा लेकिन धीरे धीरे माउंट ग्रिम पर ज्यादा कंटेंट आएगा। तो अगर आपको सिर्फ मेरे कहने पे नहीं करना तो वहां की पहली वीडियो देख कर लीजिए। आई एम श्योर यू विल बी कन्विंस्ड। इस वीडियो को देखते देखते चाहो तो आप माउंट ग्रिम को सब्सक्राइब कर लो एंड जब ये वीडियो खत्म होएगी तो वहां पर जरूर जाना। थैंक यू सो मच। हिसाची को वहां के वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स ऑफर करी गई, बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स ऑफर करे गए एंड ये होप करी जा रही थी उसके लव्ड वंस के थ्रू कि हिसाची हमारा वापस आ जाएगा हमारे पास में। लेकिन वहाँ के नर्सिस ने हिसाची को पहली बार देखते ये चीज़ नोटिस करी कि उसके दोनों हाथ बहुत ज़्यादा स्वॉलन है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गैस पंप करी उसके हाथों में एंड पूरी की पूरी स्किन सन बर्न जैसी हो रखी हो वैसी हो रखी थी एंड नर्स को फील आ गया था कि शायद यहाँ पर अब इस टाइम पर हिसाची को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। एंड नर्स को तो अभी ये भी नहीं पता था कि हिसाची के साथ में और कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग होने वाली हैं चीज़ें। बट लिटिल डिड एवरीबॉडी नो इट वॉज going to be one of the most gruesome deaths of a person in history. Like ऐसी डेथ तो I don't think किसी मूवी के अंदर भी दिखाई गई होगी। Even in movies like Final Destination अगर हमने वो सब देखी हैं तो उन मूवीज के अंदर डेथ
कम से कम काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोस के अंदर बहुत क्विक होती है, बट यहाँ पर इट इज़ जस्ट समथिंग एल्स। बट डू यू नो व्हाट, एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, जो जेसीओ थी, जो कंपनी थी, उन्होंने कैसे फ्रेम करा अपने कलीग्स को, लाइक अपनी गलती मानने की बजाय उन्होंने बोला कि हमारे ये कुछ एम्प्लॉयज एकदम फूल्स निकले जो कि अपनी मर्जी से ऐसी ओपन स्टील बकेट्स के अंदर इस डेंजरस मटेरियल को मिक्स कर रहे थे, हमने तो उन्हें कभी भी नहीं बोला। लाइक व्हाट द हेल, 3 साल से तुम ऐसे काम कर रहे हो एंड तुम्हें लग रहा है कि तुम एक ऐसा झूठ बोलकर बच जाओगे। बट अभी ओइची का जो फेस चल रहा था ना, आप लाइक इस टाइम पर लाइक एक्सीडेंट के 2-3 दिन बाद उससे मिलते तो आपको लगता कि ओइची सच में ठीक हो रहा है, एंड उसकी शक्ल देखकर, उसका एटीट्यूड देखकर काफी ज्यादा पॉजिटिव फील होता आपको, एंड आपको लगता कि हाँ ये शायद जल्दी रिकवर हो जाएगा, बिकॉज देखने में ऐसा लग रहा था कि ओइची रिकवर कर रहा है एंड हेल्दी भी लग रहा था। डॉक्टर्स का क्या कहना था उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी बॉडी रोज ऑलमोस्ट नए सेल्स बनाती है एंड पुराने वाले को खत्म कर देती है, एंड इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो डीएनए है, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, उनका ही यूज होता है एंड वो बहुत ही ज्यादा मेजर पार्ट है। एंड अगर इस डीएनए के अंदर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो हमारी बॉडी की सेल रिप्लेसिंग वाली जो एबिलिटी है एकदम खत्म हो जाएगी। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, मैं आपको ज्यादा साइंस में नहीं घुस रहा, लेकिन ओइची की बॉडी इतनी ज्यादा रेडिएशन अब्सॉर्ब कर चुकी थी कि उसके क्रोमोसोम्स की शेप पूरी की पूरी तरह बिगड़ गई थी, उसके डीएनए का स्ट्रक्चर पूरी तरह बिगड़ गया था, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी होना, उसका हील होना इम्पॉसिबल था, लाइक हो ही नहीं सकता था ऐसे। एंड इसी वजह से डॉक्टर्स ने हिसाची के केस को एक टर्म दिया, द वॉकिंग घोस्ट फेज। एंड ये जो फेज था बेसिकली, इसके अंदर पेशेंट दिखता तो हेल्दी है लेकिन उसकी बॉडी दिन पर दिन खत्म हो रही थी, बिकॉज सेल्स बन नहीं सकते एंड जो पुराने सेल्स हैं वो कब तक ही आपको सर्वाइव करके रख लेंगे। एंड डॉक्टर्स ने कहा कि ये जो केस है कभी कभार कुछ घंटे एंड कभी कभार इवन कुछ डेज के लिए भी चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। ओइची की बॉडी 17,000 मिलीसीवर्ट्स की रेडिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि ले चुकी थी, एंड इस वजह से ओइची के क्रोमोसोम्स एंड बेसिकली उसका डीएनए तो पूरा हैम्पर हुआ ही, लेकिन उसके ब्लड के अंदर मौजूद वाइट ब्लड सेल्स भी खत्म हो चुके थे, लाइक दे वर नॉन एग्जिस्टेंट। एंड इमेजिन करके देखो कि हर डोर हैंडल आपकी जिंदगी का, आपके लिए आपकी मौत का कारण बन सकता है। अगर आपने अपना फोन उठाया तो आपका वो भी एक मौत का कारण बन सकता है। किसी से हाथ मिलाया, किसी के साथ खाना खाया, किस प्लेट में खाना खाया, किस चीज को देखा, किस कमरे में आप रह रहे हो, हर चीज इतनी ज्यादा मैटर करती है कि कोई भी गलत मूव आपका लास्ट हो सकता है। एंड यही हिसाची की होने वाली थोड़ी सी जो जिंदगी उसकी बची थी उसकी रियलिटी थी, बिकॉज एकदम जीरो इम्यून सिस्टम के साथ में जब आपकी बॉडी थोड़े से भी हार्श एनवायरनमेंट के अंदर रखी जाए ना, तो यू कैन कैच वेरी वेरी डिस्गस्टिंग बैक्टीरिया, जिससे आपकी बॉडी एकदम खत्म हो जाएगी। एंड ऑलरेडी जब आपकी बॉडी इतने ज्यादा सफरिंग स्टेज के अंदर जाने वाली है, उस टाइम पर अगर कोई ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाए तो आई डोंट थिंक कि डॉक्टर्स को ट्राई भी करना चाहिए। दे शुड जस्ट रिलीव द पेशेंट फ्रॉम देयर सफरिंग बाय जस्ट किलिंग देम। लेकिन इस हॉस्पिटल के जो हेड फिजिशियन थे, जिनका नाम था कुजीहिको माइकावा, वो ये सजेस्ट करते हैं कि हिसाची ओइची को एकदम स्टेराइल एनवायरनमेंट में रखेंगे, जहां पर किसी भी टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज उन्हें समझ आ गया था कि इसकी बॉडी ना कोई सेल्स बना रही है, ना इसके पास वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो इस 35 साल के ओल्ड टेक्नीशियन हिसाची ओइची की बॉडी जस्ट एक बॉडी है जो कि एकदम यूजलेस है इस टाइम पर, ना उसमें कुछ इम्यून सिस्टम है ना कुछ है, इट इज जस्ट यूजलेस। लेकिन जो डैमेज क्रोमोसोम्स थे, जो डैमेज डीएनए था बेसिकली हिसाची ओइची का, उसका क्या था? अब फॉर्चुनेटली यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल चीज मौजूद थी, एक एक्सपेरिमेंटल कैंसर ट्रीटमेंट अवेलेबल था जिसको हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोला जाता था। बेसिकली ये ओइची की बॉडी के लिए एक बायोलॉजिकल फ्यूल होने वाला था जो कि उसे नीडेड था न्यू सेल्स बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को वापस पाने के लिए। इस ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस वैसे ही बहुत ज्यादा कम थे, एंड एक बहुत ही ज्यादा सुटेबल डोनर चाहिए था इसको परफॉर्म करने के लिए, जिसकी बोन मैरो से ये जो भी चीज इनको निकाल कर इंजेक्ट कर कर अपना प्रोसेस परफॉर्म करना है। हम इसके डीप में नहीं जा रहे कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर भी एक चीज अच्छी साबित ये होती है कि ओइची की जो बहन थी उसका जो लाइक बॉडी स्ट्रक्चर था काफी ज्यादा सिमिलर था ओइची से, एंड वो सुटेबल थी इस ट्रांसप्लांट के लिए। अभी जो ट्रीटमेंट शुरू होती है ना ओइची के ऊपर, ये एकदम ही एक्सपेरिमेंटल थी, एंड हिसाची ओइची पहला इंसान था धरती पर जिसको ये वाली हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट मिलने वाली थी। ठीक है, उन्हें भी नहीं पता था कि ग्राउंड रियलिटी की इस ट्रीटमेंट से
क्या रिजल्ट्स उन्हें मिलेंगे एंड इस सिचुएशन के नेगेटिव्स क्या हैं। तो वो पहले ये चीज टेस्ट आउट करना चाहते थे कि आइदर देयर विल बी सक्सेसफुल या फिर ये भी एक फेलियर होगा। हिसाची ओइची को तो बिल्कुल ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ में हो क्या रहा है। तो वो एक नर्स से पूछता है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, अगर नहीं तो कब तक जा सकता हूँ। हिसाची ओइची बेचारा ये भी बोलता है कि इतने ज्यादा हाई रेडिएशन एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या मुझे लुकीमिया हो जाएगा। बेसिकली लुकीमिया इज ब्लड कैंसर। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज होती हैं, पता है हिसाची को क्या बोलती हैं कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम लुकीमिया अपने अंदर पैदा कर सको एंड उससे मर सको। सोचकर देखो कितनी ज्यादा सैड बात है अगर स्पेशली ये किसी डॉक्टर के मुंह से निकल रही है। तो अब फाइनली मैं वो चीजें बताने वाला हूँ आपको जो कि सुनकर आप लोग टेरिफाई होने वाले हो। हिसाची की बॉडी अब फाइनली अपने लास्ट स्टेजेस के अंदर आ चुकी थी एंड रेडिएशन का असर बहुत ही ज्यादा ग्रूसम होता जा रहा था एंड डॉक्टर्स ने जो एक्सपेक्ट किया था कि बाद में ये सब चीजें होंगी, उससे काफी ज्यादा सूनर ही ये चीजें हिसाची के साथ में होने लग जाती हैं। हिसाची की बॉडी पर बहुत ही सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, ड्रिप्स एंड ऑल दैट लगे हुए थे, इंजेक्शंस वगैरह। एंड उन इंजेक्शंस वगैरह को लगाने के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स को लगाने के लिए जो मेडिकल टेप यूज करी गई थी, जैसे जैसे उन टेप्स को रिमूव करा गया वैसे वैसे हिसाची की स्किन भी साथ साथ में रिमूव होने लग गई, उसके बिल्कुल साथ में, बिकॉज हिसाची की स्किन की इलास्टिसिटी एकदम खत्म हो गई थी, जीरो। लाइक मैं उस स्किन की बात नहीं कर रहा जो ड्राई स्किन अपने जैसे नेल्स के साइड्स वगैरह में से निकलती है, मैं पूरी इस वाली स्किन की बात कर रहा हूँ। पूरी ऐसे निकले जा रही थी एंड जैसे जैसे स्किन निकल रही थी कुछ कुछ पार्ट्स पे तो उसकी ब्लड वेसल्स तक विजिबल थी एंड जो स्किन के नीचे वाला एरिया होता है मसल्स टिश्यूज वाला, वो तक भी एक्सपोज हो रहा था। एंड ये क्रीपी नजारा देखकर डॉक्टर्स एंड नर्सेस समझ गए थे कि इस टाइम पर हिसाची के ऊपर ना हम कोई टेप यूज कर सकते हैं, ना किसी टाइप की हम स्किन क्रीम वगैरह यूज कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होगी। इसी टाइम पर जब ये सब चीज चली रही थी, हिसाची की बॉडी और ज्यादा दबाव देना शुरू कर देती है एंड उसकी लंग्स के अंदर फ्लूइड्स भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। एंड ये जो फ्लूइड था जैसे जैसे बिल्डअप होना शुरू होता है वैसे वैसे हिसाची बेचारा ना ही ढंग से सांस ले पा रहा था, ना ही ढंग से बोल पा रहा था एंड उसके सर्वाइवल के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो ही थे, उसे पता थी ये चीज। लेकिन फिर भी उसने अपना प्यार अपने एंड तक अपनी बीवी एंड अपनी फैमिली को नहीं दिखाना छोड़ा। वो शो करता रहता था कि आई केयर फॉर यू एंड आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने असिस्टेड ब्रीदिंग एंड और भी काफी सारे इक्विपमेंट्स का यूज करके हिसाची की नेचुरल ब्रीदिंग की जगह एक आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की हेल्प से उसकी बॉडी को जिंदा रखने की कोशिश करी, इस उम्मीद में कि जो एक्सपेरिमेंटल जो ट्रांसप्लांट, सेल ट्रांसप्लांट उसके ऊपर चल रहा है उससे जल्दी उसकी बॉडी को फर्क पड़ेगा एंड धीरे धीरे उसकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी। लाइक हम इंसानों के पास एक ही चीज तो होती है एंड दैट इज होप ऐसी सिचुएशंस के अंदर, एंड यहाँ पर डॉक्टर्स के पास भी वही थी। 10 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलता रहा एंड उसके बाद में डॉक्टर्स ने जब एनालाइज करा, मिरेकुलसली जो सिस्टर के उसके सेल्स ट्रांसप्लांट करे गए थे हिसाची ओइची की बॉडी के अंदर, वो अपनी जगह बना रहे थे उसकी बॉडी में, जिससे इमीडिएटली तो एक बार यही इंडिकेशन मिल रही थी कि शायद ट्रीटमेंट अच्छे से काम कर रहा है। एंड सरप्राइजिंगली जो हिसाची ओइची की ऐसी हालत के अंदर भी इस ट्रीटमेंट की वजह से उसके जो व्हाइट ब्लड सेल्स की रिपोर्ट थी वो अब नॉर्मल आई थी एंड सबको लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छी खबर है, ये एक्सपेरिमेंट भी एकदम सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये जितनी भी गुड न्यूज थी ये बस काफी ज्यादा छोटे समय के लिए ही रहने वाली थी। अगले हफ्ते हिसाची ओइची की कंडीशन अचानक से फिर से बहुत ही ज्यादा खराब होना शुरू हो गई थी एंड कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं पता था डॉक्टर्स को कि ये अचानक से हुआ कैसे। डॉक्टर्स भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि सब कुछ सक्सेसफुल रहा, एक हफ्ता हिसाची काफी ज्यादा हेल्दी भी रहा, उसके घर वाले भी अब बहुत ज्यादा खुश थे कि फाइनली जल्दी छुट्टी वगैरह भी शायद मिल सकती है। लेकिन फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए डॉक्टर माइकावा ने एंडोस्कोपी करने का सोचा एंड जब उन्हें अपनी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट मिली, उस एंडोस्कोपी से ये पता चला कि हिसाची ओइची की जो इंटेस्टाइन्स की मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, बेसिकली वो वाला पार्ट जो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड से, वो पूरा का पूरा डिटोरिएट होकर एकदम फटने लग रहा है, लाइक बाहर आने लग रहा है उसकी इंटेस्टाइन से। एंड जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो आपकी डेथ, स्टारवेशन या फिर एंड अगर आप कुछ खाओगे भी या पियोगे भी तो वो शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, बॉडी को पता ही नहीं लगेगा कि आपने कुछ खाया पिया है, क्योंकि उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो कभी आपके माइंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी भी ये जो खबर है सुनने में बहुत ज्यादा हॉरिफिक है, लेकिन ये स्टिल नॉट वन ऑफ द वर्स्ट न्यूज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आगे ओइची ने बेचारे ने क्या सफर किया था। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ओइची की बॉडी में जो ट्रांसप्लांटेड सेल्स थे वो भी काम क्यों नहीं
नहीं कर रहे थे, तब उनको आगे की फर्दर रिपोर्ट्स में ये पता चला कि रेडिएशन ब्लास्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ना एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी उस ब्लास्ट के बाद की रेडिएशन अभी भी उसकी बॉडी के अंदर मौजूद थी। एंड वो रेडिएशन अभी भी इतनी पावर में थी कि उसके सिस्टर्स के सेल्स को भी वो रेडिएशन पावर अब डिस्ट्रॉय करे जा रही थी, जिसकी वजह से हिसाची का इम्यून सिस्टम रीजनरेट नहीं हो पा रहा था। एंड इस टाइम पर हिसाची उइची अपने वर्स्ट कंडीशन में था फ्रॉम द डे ही केम इनटू दैट हॉस्पिटल। अब तो सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी कि बस कुछ लोग तो इवन ये प्रे कर रहे थे हॉस्पिटल में कि हिसाची की डेथ ही हो जाए, उसको मुक्ति मिल जाए अपने दर्द से। बिकॉज अब क्या हो रहा था, अब उसके जो इंटेस्टिनल फंक्शंस थे वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब हर दिन उससे करीब 3 लीटर से ज्यादा डायरिया यानी कि लूज मोशंस होने लग गए थे। एंड इतना ज्यादा लूज मोशंस हो तो सोचो आपकी बॉडी कितनी डिहाइड्रेट होने लग जाएगी। एंड इतने सीवियर इश्यूज की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी अब एक इनएविटेबल चीज बन चुकी थी। एंड क्योंकि अब उसकी जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन थी वो भी थी ही नहीं उसके इंटेस्टाइन्स में, तो ये ब्लीडिंग और भी ज्यादा वर्स हो चुकी थी। इतनी ज्यादा वर्स कि डॉक्टर्स को करीब 10 पाउचेस ऑफ ब्लड उसे रोज चढ़ाना पड़ता था जस्ट टू कीप हिम अलाइव। 10 बैग्स ऑफ ब्लड, सोच कर देखिए। साची इतना ज्यादा पेन में था, इतना ज्यादा पेन में कि उसको दवाइयां दे देकर उसका पेन शांत किया जाता था। एंड इतने सारे एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी अब उसकी स्किन फिर से ऐसे डिटीरियरेट हो रही थी, जैसे हमने वीडियो की थोड़ी देर पहले बात करी थी कि कैसे टेप के साथ में उसकी पूरी स्किन पील हो रही है, वापस से ये देखने को मिल रहा था। हिसाची की बॉडी का फ्लूइड लॉस अब बहुत ही ज्यादा इमेंस हो गया था। ये करीब 10 लीटर के अमाउंट तक पहुंच गया था। एंड इतना ज्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन से यू आर जस्ट प्रेइंग कि मेरी बस डेथ हो जाए समहाउ, लेट मी डाई पीसफुली। आप बस यही सोच रहे होगे जब आपके साथ में ऐसा हो रहा होगा। तो हिसाची उइची की स्किन को इंटैक्ट रखने के लिए उसकी पूरी बॉडी पर बैंडेजेस ही बैंडेजेस लगा दी गई थी। ही वाज लुकिंग लाइक अ मम्मी काइंड ऑफ। एंड ये बैंडेजेस क्योंकि इतना ज्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा था तो ये रिमूव करनी पड़ती थी। एंड इतनी सारी बैंडेजेस को बहुत ध्यान से रिमूव करना पड़ता था, क्योंकि अगर एक भी बैंडेज थोड़ा सा भी अगर किसी ने तेज खींच दी तो साथ के साथ हिसाची की पूरी स्किन ही निकल जाती थी। एंड इस वजह से इस प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए करीब 12 घंटे लग जाते थे नर्सिस को वो सारी बैंडेजेस रिमूव करके नई लगाने में। लास्ट में बस डॉक्टर्स के दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि कैसे वो हिसाची की बॉडी में फ्लूइड को रिटेन करके रखेंगे। एंड वो था स्किन ग्राफ्ट्स करके एक चीज आती है, लाइक वो भी बैंडेज जैसे पट्टी जैसे ही दिखते हैं, वो पूरी बॉडी पर लगाए थे उन्होंने ताकि फ्लूइड लॉस ना हो। लेकिन द प्रॉब्लम इज स्किन ग्राफ्ट्स को ह्यूमन बॉडी पर लगाने के लिए ह्यूमन की बॉडी पर स्किन होनी चाहिए। एंड यहाँ पर ऐसा केस नहीं था। हिसाची की स्किन बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो गई थी। इतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी पूरी स्किन ऐसी हो गई थी कि वो स्किन ग्राफ्ट्स उसकी बॉडी पर रुक ही नहीं पाते थे। फाइनल डेज चल रहे थे हिसाची के। एंड इस टाइम तक नर्सेज ने ये भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि हिसाची की आंखों के अंदर से आंसू नहीं बल्कि पूरे के पूरे खून के आंसू निकल रहे थे। मेडिकल टीम स्टिल होपफुल तो थी थोड़ी बहुत कि वो एटलीस्ट इतने टाइम तक अलाइव रख पाए, क्या पता वो कर ही पाए, सक्सेसफुल हो ही जाए। एंड क्या पता उनके हाथों से एक मिरेकल हो जाए। एंड इसी वजह से वो लाइक कुछ भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते थे हिसाची की फैमिली को। वो बस यही बोलते थे कि वी आर वर्किंग ऑन इट, प्लीज गिव अस सम टाइम। लेकिन सैडली डॉक्टर माइकावा एंड उनकी पूरी टीम के इतने ज्यादा एफर्ट्स दिखाने के बाद भी हिसाची कुड नॉट सर्वाइव। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इज द सैडेस्ट पार्ट अबाउट द स्टोरी इज कि हिसाची की बॉडी खुद शट डाउन नहीं हुई थी। उसकी एग्नी को रिमूव करने के लिए उसकी बॉडी को मेडिकेशन देकर जानकर कोमा में डाला गया। कोमा में डालने के बाद भी उसकी बॉडी पूरी रेस्टलेस थी, लेकिन फिर भी उसका हार्ट इतना ज्यादा तेज बीट कर रहा था मानो जैसे हिसाची 100 मीटर्स की दौड़ लगा कर आया है। जब हिसाची कोमा में चला गया था तब उसका हार्ट इतना ज्यादा वर्कआउट करके खुद को बीट करना ही बंद कर देता है। लेकिन डॉक्टर्स के पास में फैमिली की तरफ से थोड़ा प्रेशर था कि हिसाची को उन्हें जिंदा ही चाहिए, तो उन्होंने एक ट्राई और मारा ये सोचकर कि मे बी समथिंग कुड हैपन। एंड उसका दिल वापस से बीट करना तो शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद में वो ये नोटिस करते हैं कि उसका दिमाग जो था वो एक्टिव तो था लेकिन बस बाय अ थ्रेड एक्टिव था, कभी भी शट डाउन हो सकता था। एंड जब उन्होंने उसके दिल को रिवाइव किया तब इवेंचुअली उसके लंग्स जो थे वो शट डाउन होने लगे, किडनी शट डाउन होने लगी। एंड फाइनली मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स पाए गए उसकी बॉडी में। एंड सिर्फ जो मशीनें उसकी बॉडी के अंदर घुसी हुई थी उसके सहारे वो बस समहाउ जिंदा था। साची की फैमिली को फाइनली डॉक्टर माइकावा ने सारी कहानी बताई एंड यही सजेस्ट किया कि इसके सब
सफरिंग को हमें ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसे कब तक ये जी लेगा बेचारा। एंड उसकी फैमिली से एक फॉर्म साइन करवाया गया एंड उसके बाद में फाइनली 21 दिसंबर 1999 को हिसाची ओउची की उस सफरिंग से उसे आज़ादी मिल गई थी। हिसाची के जो बाकी के कलीग्स थे, जिसमें से एक शिनोहारा था, वो भी बच नहीं पाया बिकॉज 10,000 मिलीसीवर्ट्स की रेडिएशन तो उसकी बॉडी ने भी ऑब्जॉर्व कर ली थी। उसका इतना बुरा हाल तो नहीं हुआ एंड वो पहले ही मर गया था, लेकिन जो योकोहावा थे जिन्होंने करीब 3000 मिलीसीवर्ट्स की रेडिएशन ऑब्जॉर्व करी थी एंड बहुत कोर्ट के चक्कर लगाए उन्होंने, जब उनकी नेग्लिजेंस की वजह से उन पर नाम लगाया गया कि ये हादसा हुआ।